जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ने का प्रयास करेंगे या उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और आज हम है ना जो पेपर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था हमने, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, तो वो था कि मानव एवं पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों के आधार पर निम्नलिखित विचारधाराओं पर टिप्पणी लिखनी है। यानी ये नीचे ये विचारधाराएं दी गई है, इनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो विचारधाराएं कौन सी है? एक है पर्यावरण निश्चयवाद और दूसरी है निश्चयवाद, जिसे रुको जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो बीएस सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी का सेकंड पेपर था, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे उनके ऊपर या उनको एक नोट्सों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वो इम्पोर्टेंट रहने वाला था, वो है ये मानव एवं पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों को। इसमें कहता है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों को दो विचारधाराएं दी गई है, उनके आधार पर हमें टिप्पणी लिखनी है। जो विचारधाराएं कौन सी है? पहली है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा और दूसरी है नवनिश्चयवाद या रुको में जाओ निश्चयवाद विचारधारा। यानी नवनिश्चयवाद को ही रुको में जाओ निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है। इन इस क्वेश्चंस के ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो हम है ना देखते हैं, इनको एक नोट्सों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं और इनको है ना हम बोर्ड के ऊपर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी लिख देते हैं। तो वो क्या थी कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंध पाया जाता है, जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो ये कहता है कि जो मानव है ना, उसके और पर्यावरण के मध्य, यानी पर्यावरण के मध्य संबंध पाया जाता है, जिसको मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है, यानी जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। आगे है कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, इन तीन विचारधाराओं के अंदर इनको बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो वो विचारधाराएं कौन सी हैं? तो उनमें पहली है पर्यावरण निश्चयवाद, है ना, दूसरी है संभववाद, तीसरी है नवनिश्चयवाद। जिसे हमें कौन कौन सी पढ़नी थी? हमें एक तो ये पहली पढ़नी थी और एक ये तीसरी पढ़नी है ना। और ये संभववाद है ना, वो ये अब की बार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाली है, तो इसे पढ़ना इतना आवश्यक नहीं होगा अब की बार। तो हम पढ़ेंगे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा किसे कहते हैं, और इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है। तो लिखना है कि जिस तरह से हमने ऊपर से देखा था, जैसे इसमें नोट्स में देख लिए कि पहले पर्यावरण, मानव पर्यावरण के मध्य संबंध है, इसके ऊपर लिखना था। उसके बाद में इसके सामान्य जानकारी, और इस तरह से लिखना है हमें कि जिस तरह से मैंने लिखा है कि पर्यावरण निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। जो एक संभववाद के बारे में हमें नहीं करना था, लेकिन फिर भी है ना हमें लिखना जरूरी हो जाता है कि एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि वो जानता है कि कुछ ही तो अच्छा लिखा है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा पर। तो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में क्या है? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों में प्रकृति को प्रमुख माना है। देखिए ये विचारधारा क्या कहती है कि एक तरफ तो मानव है और एक तरफ है प्रकृति, है ना, जो हमारे चारों तरफ ही पेड़ पौधे वगैरह है ना, ये है प्रकृति। तो इसमें कहा है कि जो मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंध पाए जाते हैं, उसमें जो प्रकृति है उसको प्रमुख माना है, यानी जो प्रकृति का प्रभाव है इसमें मानव के ऊपर पड़ता है, इसमें ये बात कही गई है। आगे आगे कहा गया है कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है, अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। इस विचारधारा में कहा जाता है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है, और जो प्रकृति ने है ना इस मनुष्य को ही बनाया है, ये बात कहते हैं इसके विद्वान। अब अगला है कि इसके अंतर्गत मानव प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता। विद्वान कहते हैं कि इस विचारधारा में मानव है वो प्रकृति की अवहेलना नहीं कर सकता है। आगे पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है।
ये कहता है कि मानव पर्यावरण है निश्चयवाद के अनुसार पृथ्वी तल पर जो मानव है उसके व्यवहार में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, कि मानव के व्यवहार होता है उसमें प्रकृति की भूमिका होती है। इसके आगे है कि प्राचीन काल में यूनानी विद्वानों के द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया था। इस आधार पर यह विचारधारा मानव पर्यावरण की विचारधाराओं के अंतर्गत सबसे प्राचीन विचारधारा मानी जाती है। इसमें कहा जाता है कि जो प्राचीन काल में यूनानी विद्वान थे उनके द्वारा इस बात को मान लिया गया था कि जो मानव है इसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कहा गया है कि जो मानव है उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव होता है, यानी प्रकृति जिस तरह से इसे चलाती है मानव को उसी तरह से मानव चलता है। यह बात यूनानी विद्वान थे उनके द्वारा मान ली गई थी, इसलिए यह विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा मानी जाती है। तो आगे क्या है, तो आगे अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि यूरोप महाद्वीप में स्थित ठंडे प्रदेशों के निवासी बहादुर होते हैं, लेकिन उनमें विचारशीलता एवं तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है। जो अरस्तु है वो कहता है प्रकृति को प्रमुख मानकर कि प्रकृति है वो मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। इसी आधार पर एक यूरोप महाद्वीप का उन्हें एग्जाम्पल लिया है, जिसमें यूरोप महाद्वीप में रहने वाले जो ठंडे प्रदेशों के निवासी हैं वो तो बहादुर होते हैं, लेकिन उनसे विचारशीलता एवं तकनीकी कौशल की कमी पाई जाती है। तो वो क्या है, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है कि जो उनके ऊपर जो दिमाग है या बुद्धिमत्ता है वो किस तरह से डाला जाए। तो उसके ऊपर बात कही है कि प्रकृति का ही प्रभाव पड़ता है। आगे क्या कहा है कि आधुनिक काल में पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा का जन्म मुख्य रूप से जर्मनी में हुआ है। इसमें कहा गया है कि आधुनिक काल में यानी वर्तमान समय में जो पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा है उसका जन्म मुख्य रूप से जर्मनी में हुआ है। इस विचारधारा का प्रमुख प्रतिपादक विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है, कि जो ये पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा है इसका प्रतिपादक है वो विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन भी बनने की संभावना यहाँ से, कि इस जो पर्यावरण निश्चयवाद है उस विचारधारा का प्रतिपादक किसे बताया गया है, तो रेडजेल को बताया गया है। आगे रेडजेल ने आधुनिक रूप से सर्वप्रथम यह बताया है कि मानव के समस्त क्रियाकलाप पर्यावरण से ही प्रभावित होते हैं। इसमें कहा गया है कि जो मानव के समस्त यानी जो भी मानव कार्य करता है वो पर्यावरण से ही प्रभावित होकर करता है, यानी पर्यावरण के अंदर ही रहकर कार्य करता है वो। ये बात सही भी है कि हम है ना वो प्रकृति के अंदर ही रहकर सारे काम संपन्न करते हैं। आगे क्या कहा है रेडजेल ने, आगे रेडजेल ने क्या कहा है, रेडजेल के अनुसार मानव अपना सिर आकाश में चाहे कितना भी ऊंचा उठा ले लेकिन उसके पैर धरती पर ही टिके रहेंगे। अर्थात तथा रेडजेल के अनुसार मानव धरती की मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा है रेडजेल ने, रेडजेल कहता है कि जो मानव है वो चाहे कितना ही प्रकृति के अंदर बदलाव कर ले, वर्तमान विद्वान है वो प्रकृति में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेडजेल ने इसी को आधार मानकर कहा है कि जो मानव है ना वो अपना सिर आकाश में चाहे कितना ही ऊंचा यानी अपना सिर को चाहे कितना ही ऊंचा उठा ले लेकिन उसके आखिर में उसे आना तो है धरती के ऊपर, यानी प्रकृति के ऊपर ही आकर टिकना है। ये बात कही है इसमें। इसके आगे क्या कहा है, तो इसके पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट करने का कार्य अन्य जर्मनी विद्वान यानी प्रकृति को जो स्पष्ट करने का और भी विद्वानों ने किया है, उनमें एक है कार्ल रिटर, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। इन विद्वानों ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो चलो आगे देखते हैं कार्ल रिटर क्या कहते हैं इस विचारधारा के ऊपर। कार्ल रिटर ने सर्वप्रथम मानव केंद्रित विचारधारा को जन्म दिया। इसमें कार्ल रिटर है उसने जो मानव को केंद्रित में रखकर इस विचारधारा का जन्म दिया है। रिटर ने मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन अपनी पुस्तक यूरोपा में किया है। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ध्यान में रखिए कि जो कार्ल रिटर है उसने इस विचारधारा का अध्ययन अपनी पुस्तक किस में किया है, यूरोपा में। तो यूरोपा के अंदर इसका अध्ययन किया है। इसके अलावा हम्बोल्ट ने मानव एवं पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन अपनी पुस्तक कासमास में किया है। यानी जो हम्बोल्ट है उसने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका अध्ययन किस में किया है, कासमास में। तो उसमें क्या किया है,
काश मास में किया है। इस आगे है, इस पुस्तक में हम्बोल्ट ने मानव एवं पर्यावरणीय शक्ति को सर्वोच्चता में स्वीकार किया है। इसमें कहा गया है कि जो हम्बोल्ट ने कहा है कि जो पर्यावरणीय शक्ति है उसकी सर्वोच्चता है, इस पुस्तक में लिखा है। कौन सी पुस्तक में? काश मास में। तो आगे W.M. डेविस के द्वारा क्या कहा जाता है? तो W.M. डेविस ने एलन सैम्पल एवं एल्सवर्थ हंटिंगटन नामक तीनों अमेरिकी विद्वानों ने पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को अधिक मजबूत किया है कि जो ये विचारधारा है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने का, यानी आधुनिक समय में उसे आगे बढ़ाने का कार्य है। जिसमें एक प्रथम है एलन सैम्पल, दूसरी है एल्सवर्थ हंटिंगटन और एक है W.S. डेविस। यानी इन तीन विद्वानों के द्वारा इसे आगे यानी इसको मजबूत बनाने का कार्य किया है। कौन से पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा को? आगे देखिए, अमेरिका के प्रसिद्ध भूआकृति विज्ञान डेल्टा डेविस ने भौतिक तत्वों का मानव पर नियंत्रण एवं प्रभाव को बताया। इसमें कहा है कि जो अमेरिका के प्रसिद्ध भूआकृति विज्ञान है उसमें एक डेल्टा है। डेल्टा किसे कहते हैं? कि नदियों के यहाँ पे मुहाने के ऊपर जो धोरे से बन जाते हैं उसको डेल्टा कहा जाता है। तो वो है ना, वो भौतिक तत्वों का मानव का नियंत्रण एक प्रभाव बताया गया है। तो आगे है, एलन सैम्पल ने वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी की संतान है और इसकी धूल का कण है, बल्कि पृथ्वी ने मानव का पालन पोषण भी किया है और उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं। दोबारा समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एलन सैम्पल के द्वारा यह बात कही गई है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्या कहती है एलन सैम्पल? तो एलन सैम्पल ने वातावरण निश्चयवाद के विचारधारा का समर्थन करते हुए, यानी इस विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। यानी मनुष्य है वो पृथ्वी के तल के ऊपर ही जन्म लिया है, यानी उसी की उपज है। इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, कि एलन सैम्पल कहते हैं कि बस इतना ही नहीं है कि पृथ्वी ने के ऊपर ही मानव ने जन्म लिया है। तो जन्म तो दे दिया है प्रकृति ने यानी पृथ्वी ने, लेकिन उसके ऊपर धूल का कण है, बल्कि पृथ्वी है उसने मानव का पालन पोषण भी किया है या उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं कि मनुष्य को किस तरह से पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन करना है। उसके लिए कुछ नियम बताए प्रकृति ने, उसी को कहा गया है। उसके आगे सैंपल के अनुसार पृथ्वी में मानव के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की है कि उन परिस्थितियों से मानव के शरीर को बल मिल सके। यानी एलन सैंपल कहती है कि जो मानव है उसके समक्ष जो प्रकृति है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की है कि उन परिस्थितियों से मानव के शरीर को बल मिल सके। यानी मानव को बल मिलने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की है। तो वे कौन सी परिस्थितियां हैं? पृथ्वी ने मानव को सिंचाई एवं नौ संचालन की समस्याओं की है, इन समस्याओं के साथ ही इसका हल भी बदल लिया है। सैंपल के अनुसार प्रकृति मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा में प्रवेश करती है। यानी सैंपल के अनुसार जो प्रकृति है वो मानव के मस्तिष्क एवं आत्मा में प्रवेश करती है। इसके आगे सैंपल ने पर्यावरण निश्चयवाद को और अधिक स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रकृति में पर्वतों पर रहने वाले लोगों को मजबूत पैर दिए हैं जिनसे वह पहाड़ी ढालों पर आसानी से चढ़ एवं उतर सके। इसके अलावा हंटिंगटन ने मानव के ऊपर पड़ने वाले प्रकृति के प्रभाव की व्याख्या की है। देखिए इसमें क्या कहा है। तो इसमें कहा है कि जो प्रकृति है देखिए सैंपल ने क्या कहा है कि जो मानव है जैसे ये पर्वत है इनके ऊपर जो इनके आसपास रहने वाले लोग हैं उनके पैर हैं ना वो मजबूत दिए हैं। वो क्यों दिए हैं? कि जो ये लोग हैं पर्वतों पर चढ़ते हैं यानी यहीं पे इनका गुजारा होता है और यहीं पे लोग रहते हैं, जिस कारण से इनके पैर मजबूत दिए हैं जो ये आसानी से चढ़े उतर सके। इस तरह से बताया है कि प्रकृति का ही प्रभाव अधिक माना गया है।
फिर इस जो पर्यावरण निश्चयवाद है इसकी आलोचना होने लगी, और कुछ विद्वान हैं वो एक नई, तो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की आलोचना होने लगी तथा विद्वानों द्वारा यह विचार प्रकट किया गया कि मनुष्य प्रकृति का दास है। यानी कुछ विद्वान आए, उसने कहा है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, नहीं, बल्कि वह अपने आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। देखिए इसमें क्या कहता है विद्वानों के द्वारा, तो इसमें कहते हैं कि जो मानव है वह प्रकृति का दास है। ये बात नहीं है कि केवल प्रकृति का ही दास है, लेकिन प्रकृति का दास इसलिए है कि वह अपने आर्थिक एवं सामाजिक कार्य को सक्रिय भूमि निभा सके, इसलिए वह उसका दास बनकर रहता है। लेकिन वह है ना, वो प्रकृति के अंदर हेर फेर कर सकता है। इससे कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित भी होता है, परंतु यह भी सत्य है कि मानव अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित भी कर सकता है। इसमें कहा गया है कि केवल प्रकृति है वो पर्यावरण को ही प्रभावित नहीं कर सकती, यानी प्रकृति है वो मानव को प्रभावित नहीं कर सकती, जो मानव है वो भी प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं टेलीविज़न, फोन वगैरह, है ना, तो इस तरह से जो ये है वो प्रकृति को ही प्रभावित कर रहा है। जैसे अगर सर्दियाँ और गर्मियाँ पड़ रही हैं तो उनके अनुसार अपने आवश्यकताओं की चीज़ें, जैसे गर्म एसी वगैरह, ठंडी एसी, तो वो प्रकृति को बदलने का ही कार्य है ना। तो इसमें कहा गया है कि नहीं, मानव है वो प्रकृति को बदल सकता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा मानव पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मैंने कहा था कि जो पर्यावरण है उसको बदल सकता है, किस तरह से, प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा, यानी वर्तमान समय में जो विकास हो रहे हैं उसके द्वारा मनुष्य है वो प्रकृति को बदलने की रख सकता है। इस तरह से जो दूसरी विचारधारा का उत्पन्न हुआ उस विचारधारा का नाम है संभववाद। यानी पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा की आलोचना के बाद एक नई विचारधारा का निर्माण हुआ जिसका नाम है संभववाद। यानी जिस विचारधारा का निर्माण हुआ उसका नाम है संभववाद। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें हमने बात की थी पिछली विचारधारा में, तो उसमें था कि जो प्रकृति है, जैसे ये एक तरफ तो मानव है और एक तरफ है प्रकृति, है ना, तो उस विचारधारा में बताया गया है कि जो प्रकृति है ये है ना मानव के ऊपर अपना प्रभाव यानी अपना प्रभुत्व जमाती है कि जो मानव है वो प्रकृति के अनुसार ही चले। ये बात कही गई है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में। और संभववाद विचारधारा में कहा गया है कि जो मानव है वो प्रकृति के अंदर ही रहकर कार्य नहीं कर सकता, वह उसके बाहर जाकर भी, यानी अपने बुद्धि के माध्यम से वह प्रकृति में यानी हेरफेर कर सकता है, यानी प्रकृति को बदलने की पूरी वो रखता है। यानी मानव है वो प्रकृति को बदल सकता है। ये बात कहते हैं संभववाद विचारधारा। और पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा कहती है कि नहीं, प्रकृति है वो मनुष्य को अपने अनुसार चलाती है, यानी उसका दास सी मानती है। तो हम बात करते हैं संभववाद विचारधारा की। ये इम्पोर्टेंट नहीं है अब की बार, लेकिन इसको है ना हम पढ़ लेते हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये है ना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे अगली विचारधारा जो नवनिश्चयवाद विचारधारा है उसको। नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या कहती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमने बात की थी एक ही पर्यावरण निश्चयवाद यानी पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा की बात की थी, दूसरी हो गई संभववाद विचारधारा, और तीसरी है जो ये नवनिश्चयवाद यानी नवनिश्चयवाद। ये तीन विचारधाराएं हैं जिनके ऊपर ये तीनों विचारधाराएं क्या कहती हैं। देखिए पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में है ना ये प्रकृति का प्रभाव माना गया है, यानी प्रकृति है उसी को बड़ा माना गया है। और संभववाद विचारधारा में मानव को यानी मानव को बड़ा माना है। और इस नवनिश्चयवाद विचारधारा के जो विद्वान है वो कहते हैं कि ना तो प्रकृति बड़ी है ना मानव बड़ा है, ये दोनों ही आपस में मिलजुल जुल कर कार्य करेंगे तो दोनों आपस में बड़े हैं। तो इस तरह से ये है तीसरी विचारधारा। तो हम बात करते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा।
नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या किसे कहते हैं, हमने बात कर लिया है। तो इस विचारधारा को रुको मत जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, यानी इसी विचारधारा का दूसरा नाम है रुको मत जाओ विचारधारा। तो इस विचारधारा में क्या है, तो नवनिश्चयवाद विचारधारा पर्यावरण निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच की एक विचारधारा मानी जाती है। हमने अभी बात की थी कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वो दोनों को ही बड़ा मानती है, इन दोनों को ही आपस में वो मानती है। तो इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया, यानी इस विचारधारा का प्रतिपादन है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। वो किस तरह से बनेगा कि नवनिश्चयवाद विचारधारा का जन्म किसके द्वारा, यानी इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है, तो वो है ग्रिफिथ टेलर। ये छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से तो है ना, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे क्या है, तो आगे है इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया। इस विचारधारा को रुको जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने अभी बात की थी। आगे क्या है, नवनिश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत न तो प्रकृति मानव पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती है और न ही मानव प्रकृति के ऊपर पूर्ण बदल सकता है। जो हम यहाँ भी बात की थी कि ना तो प्रकृति बड़ी है और ना ही मानव बड़ा है, ये दोनों ही आपस में प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि न तो मानव है ना वो प्रकृति को बदल सकता है और न ही प्रकृति है वो मानव को बदल सकती है। देखिए यहाँ से कि मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से बदल सकता है यानी नहीं बदल सकता, बल्कि मानव तथा प्रकृति को परस्पर संबंध पाया जाता है, इन दोनों के मध्य संबंध पाया जाता है, आपस में मिलजुल कर रहने की कही गई है इसके अंदर कि ना तो प्रकृति बड़ी है और ना ही मानव, इन दोनों ही आपस में बड़े हैं। तो इस विचारधारा के अंतर्गत मानव को प्रकृति में रहकर उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। इस विचारधारा में कहा गया है कि जो मनुष्य है उसको प्रकृति में रहकर कार्य करना चाहिए। आगे क्या है कि जॉर्ज टेथम ने नवनिश्चयवाद को क्रियात्मक निश्चयवाद संभववाद कहा है। जो जॉर्ज टेथम नामक विद्वान है उसके द्वारा नवनिश्चयवाद विचारधारा को क्रियात्मक संभववाद भी कहा गया है। इसके आगे ग्रिफिथ टेलर की भांति जॉर्ज टेथम ए.एफ. मर्टिगम के निश्चयवादी समर्थक माने जाते हैं, यानी इस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं कौन, जॉर्ज टेथम और ए.एफ. मार्टिगन नवनिश्चयवाद समर्थन के माने जाते हैं। इस तरह से हमने बात कर ली है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी इनको पढ़ने का प्रयास किया है। इसको हम है वो बोर्ड के ऊपर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन आप है ना इनको नोट्सों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कीजिए, या आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ले लीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से भी जाकर आप है ना इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप टेलीग्राम में जुड़कर ये है ना नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर या फाइनल के किसी के भी नोट्स प्राप्त करना चाहे वो मेरे से जुड़कर आप ही प्राप्त कर सकते हो। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसका नाम है क्या, ये दूसरा क्वेश्चन है, मानव प्रजातियों के विकास से संबंधित ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसके ऊपर हम अगली क्लास बनाने वाले हैं, और इनको सभी को कंप्लीट होने के बाद आप है ना एक बार इनको पढ़ लीजिए एक बार ऐसे साथ साथ, और इसके बाद है ना जो ना समझ में आएगा वैसे तो है ना समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं ना बोर्ड के ऊपर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास है, और एग्ज़ाम पास होने के कारण मैं ना बोर्ड के ऊपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा सकता, और इसके माध्यम से है ना मैं आपको नोट्स भी प्राप्त करवा सकता हूँ, या फिर नोट्सों के को भी आप है ना समझ पाओगे इस तरह से पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना इस तरह से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और ना समझ में आए तो इनको है ना मैं एक मोस्ट रूप में बोर्ड के ऊपर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है।